हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। तो बच्चों कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों वेलकम ऑल ऑफ यू। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों वेलकम ऑल ऑफ यू एट मोशन ऑनलाइन। और मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका करीना। और कार्बनिक रसायन में हम हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतिम पड़ाव पे, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है, जिसमें हम हमारे दैनिक जीवन में रसायन कहाँ कहाँ उपयोग में आ रही है उसकी चर्चा करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 किया और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि ये चैप्टर हमारा बहुत ही लेंथी चैप्टर नहीं है, छोटे छोटे से इसमें टॉपिक्स हैं जिनको आपको याद रखने की जरूरत है। इसके अलावा जब हमने इस चैप्टर में फर्स्ट लेक्चर किया तो आपने देखा कि हमने ये देखा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें कहाँ कहाँ काम आ रही है, कैसे कोई भी औषधि का वर्गीकरण होता है, औषधियों का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, और जब भी हम कोई औषधि लेते हैं तो वो किस तरीके से काम करती है। वहां पर मैंने आपको एंजाइम का टारगेट और ग्राही का टारगेट बना के मैंने आपको बताया कि कैसे वो एंजाइम वर्क करता है, कैसे उसके ऊपर क्रियाधार अटैक करता है। तो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था वो था कंप्लीटली औषधियों के बारे में, लेकिन हमने वहां पर ये नहीं पढ़ा कि कौन सी औषधि किसके लिए बनी है। तो आज हम लेक्चर 2 में डिटेल में चर्चा करेंगे विभिन्न वर्गों की औषधों के चिकित्सक प्रभाव के कारण। अब अलग अलग तरह की औषधियां होती है और आप देखते हो कि अलग अलग औषधियों का हमारे शरीर पर अलग अलग प्रभाव होता है। सिंपल सी बात है कि अगर हमें सर में दर्द हो रहा है तो हम बुखार की टैबलेट तो नहीं लेंगे, और अगर हमें बुखार हो रहा है तो हम उसके लिए कोई और टैबलेट तो नहीं लेंगे। इसका मतलब ये है कि जो कोई भी एक पर्टिकुलर मेडिसिन है, एक विशेष औषधि है, वो एक विशेष बीमारी के लिए ही बनी होती है, वो विशेष प्रकार की कमी को दूर करने के लिए ही बनी होती है। तभी हम एक पर्टिकुलर टैबलेट को पर्टिकुलर डिजीज के लिए लेते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर विभिन्न वर्गों की औषधियों की चर्चा करने वाले हैं। तो विभिन्न वर्गों की औषधियों की जब हम चर्चा करेंगे तो हम इसमें बहुत सारी कैटेगरीज को पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो पहली कैटेगरी होती है वो होती है प्रति अम्लीय। ठीक है, प्रति अम्लीय का मतलब होता है एंटी एसिड्स, एंट एसिड्स मतलब जो आपकी बॉडी में एसिडिटी को कम करते हैं। ठीक है, हमने नॉर्मली नोटिस किया है कि जब हम पार्टीज में जाते हैं और हम वहां पर बहुत सारा कुछ खा लेते हैं तो हमारे स्टमक में एसिडिटी प्रोड्यूस होती है। तो उस अम्लीय प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या लेते हैं? हम इनो पीते हैं, जो काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में। ओके, तो वो काम शुरू कैसे करता है कि आपकी बॉडी में एसिड प्रोड्यूस हुआ, अम्ल उत्पन्न हुआ, उस अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए हमने इनो पिया। तो उस इनो ने कैसा काम किया? उस इनो ने क्षार का काम किया, और जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो हम देखते हैं कि वहां पर लवण और जल का निर्माण होता है, जिससे पूरी एसिडिटी का इफेक्ट जो होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो पहली कैटेगरी जो हम औषधियों में पढ़ेंगे वो है आपकी एंटासिड्स, जिसको हम प्रति अम्ल कहते हैं। क्लियर है? पहली कैटेगरी औषधियों की हम प्रति अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी जो कैटेगरी होगी वो हम पढ़ेंगे एंटीहिस्टामिन्स के बारे में। एंटीहिस्टामिन मतलब आपके प्रतिहिस्टामिन। तो प्रतिहिस्टामिन क्या होते हैं ये भी हम इस लेक्चर में जानेंगे। उसके बाद आपने नाम सुना होगा, हमारे पास में एक प्रति सूक्ष्मजीवी होते हैं जिनको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो प्रति सूक्ष्मजीविक को के बारे में भी हम पढ़ेंगे। एक हमारे पूतिरोधी होते हैं, पूतिरोधी की भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के आपके पास 4 to 5 कैटेगरीज हैं मेडिसिन्स की, औषधियों की, जिनको हमको डिटेल में पढ़ना है। तो आज के लेक्चर में हम इन 2 टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि आपके जो एंटीहिस्टामिन्स हैं या आपके एंटासिड्स हैं उनको कैसे क्लासिफाई किया गया है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम एंटीबायोटिक्स और पूतिरोधियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक बेसिकली इन 2 टॉपिक्स के ऊपर होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों औषधियों के विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण और उनके चिकित्सकीय प्रभाव। ठीक है, अब
जो पहला टॉपिक है वो है आपका प्रति अम्ल। प्रति मतलब एंटी, अम्ल मतलब एसिड। तो यहां पर प्रति अम्ल को हम इंग्लिश में बोलते हैं एंट एसिड। ठीक है, अब सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको दिया कि जब भी हमारे स्टमक में एसिडिटी होती है, अगर हमारे बॉडी में माध्यम, अम्लीय माध्यम ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए हम बेस लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एसिड और बेस मिलके ही सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। इतना कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है। अब होगा क्या, ये जो एसिड हमारे अमाशय में बना, ये क्यों, कौन सा एसिड बना? तो बेसिकली हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में जो एसिड जनरेट होता है या जो एसिड प्रोड्यूस होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो उस एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या लेते हैं? हम बेस लेते हैं। तो मोस्ट कॉमनली जो बेस, जिसको हम क्षार कहते हैं, जो उपयोग में लिया जाता है वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम देखें कि जो हम इनो पीते हैं एसिडिटी को कम करने के लिए, वो भी बेस है और उसमें क्या है? उसमें हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। तो हम देखते हैं कि जब हमारे अमाशय में अम्लीय माध्यम बढ़ जाता है, क्या होता है? अम्लीय माध्यम बढ़ जाता है, तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? हम क्षार का प्रयोग करते हैं। क्षार मतलब हुआ आपका बेस। ठीक है, एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए, अम्ल के इफेक्ट को, प्रभाव को कम करने के लिए हम एक बेस का यूज करते हैं। छोटी क्लासेस में आपने एक ये अभिक्रिया पढ़ी होगी जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते थे। कि होता क्या था कि जब एसिड ने बेस के साथ अभिक्रिया की, एसिड हुआ हमारा अम्ल, बेस हुआ हमारा क्षार। ये एसिड और बेस जब मिलते थे तो ये क्या प्रोड्यूस करते थे? ये बनाते थे बच्चों सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट मतलब हो गया आपका लवण और वाटर मतलब हो गया आपका जल। यही होता था। अब अगर मैं बोलूं कि हमारे स्टमक में HCl प्रोड्यूस हुआ, तो HCl को कम करने के लिए हमने क्या बोला कि हम जो बेस ले रहे हैं वो MgOH होल ट्वाइस ले रहे हैं। ठीक है, जनरली जो हम बेस का काम में लेते हैं, जो हम क्षार प्रयोग में लेते हैं, वो कौन सा होता है? वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। तो देखो, जब इस अम्ल ने इस क्षार के साथ अभिक्रिया की तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा MgCl2 प्लस H2। ये MgCl2 क्या होता है? ये मैग्नीशियम क्लोराइड हमारा लवण का काम करता है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें प्रति अम्ल से सीखने को मिली कि हम जो अधिकतर क्षार एसिडिटी को, अम्लीय प्रभाव को कम करने के लिए प्रयोग में लेते हैं, वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी लेते हैं। तो हम बोलेंगे, नोट डाल के लिख लीजिए कि अधिकतम हम जिस क्षार का प्रयोग करते हैं वह कौन सा होता है? वह MgOH होल ट्वाइस होता है, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्लियर? तो पहला पॉइंट तो हमें क्या सीखने को मिला कि हम जिस बेस का यूज ले रहे हैं वो बेस हमारा क्या है? वो बेस हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। अब बच्चों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के अलावा भी हम कुछ बेसेस ऐसे होते हैं जो एसिडिटी को कम करने के लिए यूज में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स की बात करूं, मेटालिक हाइड्रोक्साइड मतलब आपके धातु क्षार, जिनके साथ धातु भी जुड़ी हुई है, मेटल भी जुड़ा हुआ है। तो मेटालिक, अगर मैग्नीशियम की हम बात करते हैं तो मेटालिक हाइड्रोक्साइड का ये काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जिनके पीछे आपका OH ग्रुप आएगा वही क्या करेंगे? वही बेस होंगे और वही आपकी एसिडिटी को रिड्यूस करने का काम करेंगे।
तो जनरली जब भी हम देखते थे कि मार्केट में अगर हमें एसिडिटी को कम करने के लिए कोई चीज अवेलेबल होती थी तो वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, सारे हाइड्रोक्साइड अवेलेबल होते थे। लेकिन ये देखा गया कि इनका जो है हमारी बॉडी पे कुछ दुष्प्रभाव है। तो 1970 के बाद एक नई औषधि प्रयोग में ली जाने लगी, जिसमें क्या हुआ, अम्लीय माध्यम को तो कम करती थी, साथ में हमारे शरीर पर कोई दुष्प्रभाव भी नहीं डालती थी। तो हम क्या लिखेंगे कि अम्लीय प्रभाव को कम करने के लिए अम्लीय प्रभाव को कम करने के लिए क्या उपयोग में लिए जाते हैं, हाइड्रोक्साइड उपयोग में लिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये हाइड्रोक्साइड जो हैं इनका हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है। तो 1970 के बाद इनका उपयोग कम होने लगा और उसके बाद हमने एक ऐसी एंटासिड टैबलेट बनाई जिसका हमारी बॉडी पे कम हार्मफुल इफेक्ट हो। तो यहाँ पर तो हम ये कहेंगे कि जब हमारे शरीर पर इसका अधिक दुष्प्रभाव पड़ा तो उस दुष्प्रभाव को करने, इफेक्ट को कम करने के लिए जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, जो आपके धातु वाले क्षार थे, वो प्रयोग में लिए जाने वाले लगे। तो यहाँ पर बच्चों हम ये देखेंगे कि 1970 के बाद आप जानते हो कि NaHCO3 इसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नाम सुना है आपने? इसको हम बेकिंग पाउडर भी कहते हैं। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, ये भी एक बेस होता है और ये भी पहले प्रयोग में लिया जाता था आपके शरीर में अम्लता के प्रभाव को कम करने के लिए। तो NaHCO3 का नाम क्या हुआ? इसका नाम हुआ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, लेकिन 1970 के बाद NaHCO3 का उपयोग बंद कर दिया गया। अब बंद कर दिया गया क्योंकि इसका शरीर पे दुष्प्रभाव पड़ता था। वो दुष्प्रभाव क्या था कि जब हम इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को लेते थे तो ये क्या करता था, ये हमारे अमाशय को और क्षारीय बना देता था। तो क्षारीयता अगर ज्यादा हो गई तो वो भी हमारे लिए अच्छी नहीं है, अगर अम्लता ज्यादा हो गई तो वो भी हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो इसका प्रयोग क्यों बंद कर दिया गया? क्योंकि यह अमाशय को अधिक क्षारीय बनाता था। क्लियर? ये क्या करता था, आपके अमाशय को अधिक क्षारीय बनाता था, इसीलिए इसका जो उपयोग है वो क्या कर दिया गया, इसका उपयोग कम कर दिया गया। और इसकी जगह क्या चीजें यूज में ली जाने लगी? इसकी जगह हमेशा उन क्षारों को उपयोग में लिया गया जो धातु से बने हो, जैसे कि कोई मैग्नीशियम से बना है, कोई जिंक से बना है, कोई और किसी मेटल से बना है, तो हमेशा उसके हाइड्रोक्साइड ही प्रयोग में लिए जाने लगे। तो प्रयोग में क्या लिया गया? प्रयोग में हमेशा धातु क्षार उपयोग में लिए गए। उपयोग में लिया गया किनको? धातु क्षारों को। क्लियर ना? अब आपने ये देखा कि जो भी अम्ल है वो क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है और इस तरीके से हमारे जो अमाशय में अम्लता होती है उसको कम करता है। अब बच्चों होता क्या है कि आप देखोगे कि जब आप कोई भी बेस लेते हो तो वो बेस क्या करता है कि आपने देखा होगा कि आपके अमाशय की जो दीवार है उसकी दीवार पर जो आपका ग्रीहा है, ग्रीहा मैंने कल आपको बताया था, प्रोटीन्स एक तरीके से हम उसको कह सकते हैं, उस ग्रीहा की एंटी हिस्टामिन्स, हिस्टामिन के साथ अन्योन क्रिया करके उसको रोकता है, उसको अधिक अभिक्रिया नहीं करने देता। और उसके साथ हमने ये देखा कि अगर क्षारीय कोई माध्यम हो गया तो हम अगर कोई यहाँ पर एंटासिड ले रहे हैं तो वो क्या करता है, वो उसके पीएच को भी नियंत्रण करने का काम करता है। तो अगर पीएच नियंत्रित रहेगा तो हम कहेंगे कि एंटासिड में सबसे अच्छा ऑप्शन हमारे पास क्या है? सबसे अच्छा ऑप्शन हमारे पास वो है जो कि धातु क्षारीय है, जो आपके बेस मेटल से बने।
ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे कि इस प्रभाव को कम करने के लिए यहां पर 2 मेडिसिन की खोज की गई। पहली जो मेडिसिन थी, पहली मेडिसिन का नाम था सिमेटिडिन। ठीक है, इसका नाम था सिमेटिडिन। सबसे पहले इसको आप उपयोग में लेने लगे, लेकिन उसके बाद इसके लिए एक और ऑप्शन आ गया, रेनिटिनिन। तो रेनिटिनिन से पहले सबसे ज्यादा जो वर्ल्ड में बिकती थी मेडिसिन, वो यही बिकती थी, सिमेटिडिन, जो एसिडिटी को कम करने का काम करती थी। यहां पर ये हिस्टामिन का स्ट्रक्चर आपको बताया गया है। ये हिस्टामिन आपकी अमाशय की दीवार पर ग्रीहा के साथ अन्योन क्रिया करके क्या करता है, उसको बैलेंस रखने का काम करता है, वो अधिक एसिड को प्रोड्यूस होने नहीं देता। तो हम बोलेंगे कि हमारे पास में जो एंटासिड्स हैं, ओके, एंटासिड्स का मतलब हुआ आपके प्रति अम्ल। तो प्रति अम्लता के लिए हमारे पास में 2 टैबलेट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बाद में प्रयोग में लेने लगे। एक का नाम है सिमेटिडिन और एक का नाम है रेनिटिडिन। ठीक है, तो 2 टैबलेट्स क्या हो गई आपके पास, 2 एंटासिड टैबलेट कौन सी हो गई, एक हो गई सिमेटिडिन और एक हो गई हमारे पास रेनिटिडिन। ठीक है, अब मार्केट में ये किस नाम से अवेलेबल होती है? अगर आप सिमेटिडिन देखोगे तो इसका नाम होता है टेगामेट। क्या बोलते हैं इसको? टेगामेट। और इस रेनिटिडिन का नाम क्या होता है? इस रेनिटिडिन का नाम होता है जेंटेक। मार्केट में ये दोनों टैबलेट्स इस नाम से बिकती हैं और ये दोनों एक इंपॉर्टेंट एंटासिड टैबलेट हैं जिसको हमने रिप्लेस किया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को इन दोनों टैबलेट से रिप्लेस किया। पहले आविष्कार सिमेटिडिन का हुआ, जिसको हम टेगामेट भी कहते हैं, और बाद में जो है ये रेनिटिडिन आई, जिसका नाम है जेंटेक। तो दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं कि मार्केट में ये टैबलेट किस नाम से अवेलेबल है। अब बच्चों एक और चीज जो है आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपके अमाशय में अम्लीय स्तर बढ़ गया, ठीक है, अगर आपके अमाशय में अम्लीय स्तर बढ़ जाता है, तो इस अम्लीय स्तर के बढ़ने से एक और कठोर बीमारी का हमको सामना करना पड़ता है, और उस बीमारी का नाम है अल्सर। बहुत कॉमन सी डिजीज है जो आजकल होती है, जिसको हम बोलते हैं कि पेट में छाले होना। तो वो कॉमन सी बीमारी कौन सी है? उस बीमारी का नाम है अल्सर। ठीक है, तो ये जो है इसके एंटासिड टैबलेट्स जब आप ये दोनों प्रयोग में लेते हो तो आपको अल्सर होने के भी कम चांसेस होते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि एंटासिड टैबलेट्स का काम क्या है? अम्लीयता को कम करना, क्षारीय माध्यम को बढ़ाना। लेकिन दोनों टैबलेट्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, एक का नाम है सिंटेडाइन, एक का नाम है रेनिटिडाइन। सिंटेडाइन का जो मार्केट नेम है उसका नाम है टेगामेट और रेनिटिडाइन का मार्केट नेम है जेंटेक। क्लियर? तो ये थी आपकी औषधियों की फर्स्ट कैटेगरी, जिसका नाम था प्रति अम्ल। सिंटेडाइन और रेनिटिडाइन का डायग्राम मैंने आपको अभी यहाँ पर शो किया।